नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। छोटी कहानी है, आप सुनिए, फलसफा समझिए। ये बात महान गायक किशोर कुमार से जुड़ी है। किशोर की आवाज का दीवाना आज भी पूरा हिंदुस्तान है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि किशोर कुमार की आवाज सिर्फ उनके फैन ही नहीं सुनते थे, बल्कि पेड़ पौधे भी सुनते थे। किशोर ने पेड़ों से एक खास रिश्ता बना लिया था। उनके चुनिंदा दोस्त थे, लेकिन उनमें पेड़ पौधे भी शामिल थे और किशोर उनसे खूब बतियाते थे, हंसी ठट्ठा करते थे, उनसे जमाने भर के गिले शिकवे और अपने दिल की बातें करते थे। किशोर कुमार ने ये बात खुद ही एक इंटरव्यू में बताई थी, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने एक बेहद संवेदनशील बात कही थी। किशोर ने कहा था, इंसानों के मुकाबले पेड़ रिश्ते निभाना ज्यादा जानते हैं। हालांकि कई लोगों ने किशोर के इस व्यवहार को अजीबोगरीब माना था, लेकिन किशोर सच थे। अब इस बात को रिसर्च भी साबित कर रहा है। पेड़ पौधे भी इंसानी जज्बात के सबसे बड़े हिमायती हैं, इसलिए वो हमारे लिए अपनों के रिश्ते की मानंद कीमती हैं। आज डीएनए में इसी कीमती रिश्ते की हकीकत को बताएंगे। पुरवैया डीएनए में आज सबसे पहले बात करेंगे पेड़ पौधों की। पर्यावरण से धरती का गहरा नाता है। इस रिश्ते की डोर को पेड़ पौधों ने मजबूती से बांधे रखा है। ये डोर जितनी मजबूत होगी, यानी जितने पेड़ पौधे होंगे, धरती रहने के लायक उतनी ही अनुकूल होगी। और अगर पौधे कम होंगे तो उसका असर पर्यावरण पर पड़ेगा और तब धरती रहने के अनुकूल नहीं रहेगी। पेड़ हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण चीज के बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती और यही कारण है पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है। अब तक दुनिया में किसी को पता नहीं था कि दुनिया में कितने पेड़ हैं, क्योंकि ना कभी पेड़ों की गिनती हुई, ना इसका रिकॉर्ड रखा गया। लेकिन पहली बार अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी ने पेड़ों की सही संख्या बताने का दावा किया है। नेचर जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अभी 30 खरब 40 अरब पेड़ हैं। ये आंकड़ा उन पेड़ों की है जो पेड़ हमें जिंदगी देते हैं, लेकिन उनकी संख्या के बारे में अब तक पता नहीं। अभी दुनिया में एक व्यक्ति के हिस्से में करीब 422 पेड़ हैं, लेकिन इससे ज्यादा खुश नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में हर साल 15 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। यह आंकड़ा दुनिया की कुल आबादी का दोगुना है। आपको बता दें कि दुनिया की जनसंख्या अभी 7 अरब से कुछ ही ज्यादा है। येल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि धरती पर पेड़ों की संख्या लगभग आधी हो चुकी है। हर साल औसत 10 अरब पेड़ इमारती लकड़ी के लिए काटे जा रहे हैं, जबकि पौधे रोपने की रफ्तार हर साल सिर्फ 5 अरब ही है। इनमें भी कई रोपने के कुछ समय बाद ही मुरझा जाते हैं, यानी जो पौधे लगते हैं उनकी संख्या और कम होगी। एक समय यूरोप पूरी तरह जंगलों से ढका हुआ था, लेकिन आज हर तरफ खेत और घास के मैदान दिखते हैं। पेड़ों की घटती संख्या का असर मौसम परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आ रहा है। बरसात के मौसम में तेज गर्मी, गर्मी में ठंड और ठंड के मौसम में बरसात का सामना पिछले एक दशक से हम सब कर रहे हैं। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस रिपोर्ट पर भरोसा क्यों करें और इसे कैसे सही मानें। यूनिवर्सिटी का दावा है कि उसने पेड़ों की गणना वैज्ञानिक तरीके से की है, इसलिए उसके आंकड़े में ज्यादा हेरफेर की गुंजाइश नहीं है। रिसर्च करने वालों ने सैटेलाइट तस्वीरों, वनलिस्ट और सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुनिया भर में पेड़ों की संख्या का खाका खींचा है और उसके आधार पर ये गणना की है। भारत में तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है। वन क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के मुताबिक देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.23% वन है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मुताबिक देश के 1/3 यानी 33.33% क्षेत्र में वन होना चाहिए। भारत में जरूरत से 12.10% कम वन क्षेत्र है। बिहार की स्थिति और भी खराब है। यहां अब सिर्फ 9.89% ही वन क्षेत्र रह गया है, जबकि झारखंड में कुल भूमि का 29.61% वन क्षेत्र है, जो औसत से कम है। वन क्षेत्र से जुड़े ये आंकड़े डराते हैं, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी आबादी भारत में निवास करती है। साफ है, यहां प्रदूषण का स्तर भी दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा होगा। दुनिया के सबसे 20 प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, हार्वर्ड और येल की रिसर्च दावा करती है कि भारत की हवा में फैला जहर
देशवासियों की औसत उम्र 3.5 साल तक घटा रहा है। सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में देश की आधी आबादी यानी 66 करोड़ लोग रहते हैं। अगर यहां हरियाली बढ़ाई जाए और प्रदूषण रोका जाए तो इन लोगों की औसत उम्र करीब 3.2 वर्ष बढ़ सकती है। एक एक पेड़ कीमती है। जनवरी 1987 में वाराणसी में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टी.एम. दास ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया था कि 50 साल का एक पेड़ अपने जीवन काल में 15,70,000 रुपए की सेवा प्रदान करता है। 15,70,000 रुपए की सेवा प्रदान करता है। अंदाजा लगाइए, ये किसी पैकेज के सपने जैसा नहीं है, ये हकीकत है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। इन सेवाओं में ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना, ताप नियंत्रण करना, भूमि कटाव रोकना, उपजाऊपन बढ़ाना, पशुओं को चारा प्रदान करना और वायु प्रदूषण को कम करना शामिल था। डॉक्टर दास की यह गणना लगभग 3 दशक पुरानी है। वर्ष 1987 से अब तक महंगाई कई गुना बढ़ गई है और इस आधार पर यह सेवा अब करीब 1 करोड़ तक हो गई है। इसका मतलब हुआ हर पेड़ करोड़पति है और वो आपको, हमें वो करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन, करोड़ों रुपए की जिंदगी दे रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं पेड़ अनमोल हैं। वो हमें जो देते हैं उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कई धर्मों में पेड़ों के महत्व का जिक्र है। सनातन धर्म में तो पेड़ों की पूजा का भी प्रावधान है। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षम शांति। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति। पृथ्वी शांति है, शांति रोषध्य शांति, वनस्पत्य शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अर्थात पृथ्वी शांति हो, अंतरिक्ष शांति हो, औषधियां और वनस्पति शांति हो, सभी स्थानों पर शांति हो। वेदों में प्रकृति और पर्यावरण को बहुत अहमियत दी गई है। अथर्ववेद में प्रकृति में शांति रहे, इसके लिए विशेष प्रार्थना की गई है। जहाँ की नदियां देवी हैं, वृक्ष देवता हैं और सूर्य देव आदि देव हैं। भारतीय संस्कृति में नीम और पीपल में देवताओं का वास माना गया है। अथर्ववेद में अश्वत्थो देव सदन कहकर पीपल का महत्व बताया गया है। पीपल में भगवान विष्णु का भी निवास माना जाता है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और उसमें वातावरण को शुद्ध करने की अपार क्षमता है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार पीपल का एक पेड़ जिसका फैलाव 162 वर्ग मीटर है, वो 1712 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से ऑक्सीजन देता है और 1 घंटे में 2252 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। बुक्सा जनजाति आज भी पीपल की पूजा करती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में वृक्षों को पुत्र के समान बताया गया है, जबकि तुलसी को देवी कहा गया है। कान्हा उनके बिना भोजन नहीं करते, इसीलिए हर घर में तुलसी का बिरवा जरूरी है। वैज्ञानिकों के अनुसार तुलसी के पौधे लगाने से मलेरिया नहीं होता। बौद्ध धर्म में वृक्ष को रुख देवता कहा गया है। भरहुत और बोधगया में वृक्ष देवता को निधियों से भरा पात्र दिए हुए दिखाया गया है। बोधि वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। जैन धर्म में कल्प वृक्ष की अवधारणा है। यहाँ हर तीर्थंकर का चैत्य वृक्ष निर्धारित किया गया है। कहते हैं कि कल्प वृक्ष मनुष्य की इच्छा पूरी करता है। कल्प वृक्षों का जिक्र रामायण, महाभारत, पाली ग्रंथों और जातक पुराणों में आता है। इसीलिए भारतीय सनातन धर्म में वृक्ष लगाना किसी पर्व से कम नहीं है। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली। और इसलिए हम कहते हैं कि हर एक पेड़ बेशकीमती है, अनमोल है और पेड़ लगाइए और इंसानी ज़िंदगी बचाइए। लेकिन इंसानी ज़िंदगी तो उलझी हुई है अपनी मांगों में। कोई मांग करता है अलग राज्य की, कोई मांग करता है आरक्षण की, कोई मांग करता है अपने लिए सत्ता की। देखिए पड़ोसी देश नेपाल के हालात। नेपाल पिछले 3 सप्ताह से मधेशी आंदोलन की आग में जल रहा है।
थारूट यूनाइटेड स्ट्रगल कमेटी कंचनपुर और कैलाली जिलों को मिलाकर अलग थारूट प्रांत की मांग को लेकर पश्चिम तराई क्षेत्र में प्रदर्शन चल रहा है। मधेशी आंदोलन के कारण नेपाल में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहां की अर्थव्यवस्था पर भी इस आंदोलन का गहरा असर पड़ा है। आंदोलन का असर नेपाल से सटे बिहार के हिस्सों में भी देखा जा सकता है। ये है नेपाल का औद्योगिक शहर विराटनगर। भारत की सीमा से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर बसा हुआ है। आम दिनों में यहाँ चहल पहल रहती है, लेकिन इन दिनों मधेशी आंदोलन की आग में यह शहर चल रहा है। दुकानें बंद हैं, व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। मधेशी नेताओं का कहना है कि इस बार वे अपना हक लेकर ही रहेंगे। हम लोग की पहचान की लड़ाई है, हम लोग की भाषा की लड़ाई है, हम लोग की वेशभूषा की लड़ाई है। विगत के दिनों में धीरे धीरे ये शासक बढ़ने हम लोग का अस्तित्व मिटाने का कोशिश किया, हमारी वेशभूषा हमारी भाषा को समाप्त करने का कोशिश किया। और हम लोग अपने हक अधिकार के लिए सैकड़ों बरस से हमारे पूर्वज भी लड़े आए हैं, लेकिन अब आर पार की लड़ाई है। अब लोग मरने के लिए तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। सिर्फ मरने के लिए नहीं, मारने के लिए भी तैयार है। नेपाल में धधक रही आंदोलन की तपिश भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी देखी जा रही है। नेपाल जाने वाली हजारों गाड़ियां जोगबनी में फंसी हुई हैं। पिछले 3 सप्ताह में इस आंदोलन के कारण जोगबनी स्थित कस्टम कार्यालय को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। लगभग 100 से 200 करोड़ का कारोबार आयात और निर्यात यहाँ प्रभावित हुआ है और भारतीय राजस्व की लगभग 3 से 3.5 करोड़ की हानि हुई है। मधेशियों की अलग मधेश राज्य की मांग वर्षों पुरानी है, लेकिन इस मांग को लेकर हिंसक हो चुके आंदोलन को देखते हुए जरूरी है कि जल्द से जल्द इस मसले का स्थायी हल निकले। कुमार नितेश, जी मीडिया, विराटनगर, नेपाल। रिपोर्ट देखने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है मधेशी और क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो आपको बता दें, मधेशी मुख्य रूप से नेपाली निवासी हैं जो नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र भी कहते हैं। इसी तराई क्षेत्र को मधेश भी कहते हैं। मधेश शब्द मध्य देश का अपभ्रंश है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है और आबादी भी घनी है। मधेशियों में इस बात का आक्रोश है कि उनकी उपेक्षा की जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेपाल में मधेशियों की संख्या 1.25 करोड़ से अधिक है। इनकी बोली मैथिली है। ये हिंदी और नेपाली भी बोलते हैं। भारत के साथ इनका हजारों साल पुराना रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन इनमें से 56 लाख लोगों को अब तक नेपाल की नागरिकता नहीं मिल पाई है। जिन्हें नागरिकता मिली भी है वो किसी काम की नहीं, क्योंकि उन्हें ना ही सरकारी नौकरी में स्थान मिलता है और ना ही संपत्ति में, यानी सिर्फ कहने को नेपाली नागरिक। इसी भेदभाव के खिलाफ मधेशी आंदोलन कर रहे हैं और नेपाल में एक अलग मधेशी राज्य की मांग कर रहे हैं। पूर्वैया डीएनए में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सियासी समीकरण 4M क्या है उसके बारे में बताएंगे। 4M का डीएनए टेस्ट करेंगे। और अब बात बिहार की सियासत की। सीमांचल की राजनीति में 4M का दबदबा दिख रहा है। महादलित, मोदी, मांझी और मुस्लिम, ये चारों M यहां के राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ने और बनाने की जुगत में है। ये रिपोर्ट देखिए। सीमांचल में मुस्लिम वोटरों की तादाद लगभग सभी सीटों पर निर्णायक है। लिहाजा नीतीश और लालू को सीमांचल से बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन एनसीपी नेता तारिक अनवर, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव महागठबंधन का खेल खराब कर सकते हैं। साथ ही महागठबंधन से अलग हुई समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। कई क्षेत्रों में शाहनवाज हुसैन की पैठ भी असर डाल सकती है। लिहाजा इस बार मुस्लिम वोटरों के पास विकल्प की कोई कमी नहीं है। बेशक मुसलमानों की भूमिका इस बार निर्णायक होगा। हम लोग सांप्रदायिक ताकतों से अलग सेकुलर पार्टी को वोट देंगे। जब कैंडिडेट होंगे तो कुछ वोट उनको मिल सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी पार्टी की जीत हो सकती है। मुस्लिम वोटरों में बिखराव से बीजेपी का मकसद पूरा हो जाएगा।
और महादलित वोटरों का साथ मिलने से राह आसान हो जाएगी। लिहाजा बीजेपी का ज्यादा फोकस इस बार महादलित वोटरों पर है, जिसके लिए जीतन राम मांझी तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। महादलित एकता है और वह जो है चाहे जो पक्ष का हो, जो हमारा मदद का वचन देगा हम उसी के पक्ष में जाएंगे और उसी का जीत भी होगा। सीमांचल के राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि 4M की मौजूदगी में MY समीकरण ध्वस्त होता दिख रहा है, जिसमें एक तरफ मांझी और मोदी है तो दूसरी तरफ महादलित और मुसलमान है। यही समीकरण इस बार सीटों पर निर्णायक होगा। इस बार की राजनीति में यहाँ बहुत बड़ा उठापटक होने वाला है, क्योंकि ओबीसी इस क्षेत्र को, चूँकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसीलिए ओबीसी का यहाँ पर अगर उपस्थिति अगर हो गई तब बहुत दलों को फिर विचार करना पड़ेगा कि जीत और हार किसकी होगी, यह कहना अभी असंभव लगता है। सीमांचल के 4 जिले मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से सबसे अहम हैं, जिसमें किशनगंज में 78%, अररिया में 41%, कटिहार में 43% और पूर्णिया में 37% मुस्लिम आबादी है। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी इन सीमांचल की 4 सीटों पर खाता भी नहीं खोल पाई थी। ऐसे में इस बार सीमांचल में 4M का कनेक्शन और मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव से नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जिसमें ओवैसी, तारिक अनवर, पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। दरअसल सीमांचल के 4 जिलों में अल्पसंख्यकों की संख्या दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा है, लिहाजा यहां राजनीति एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी है। इस बार पूरे सीमांचल की राजनीति में फर्क पड़ने के पूरे आसार हैं। इसकी वजह यह है कि इस बार राजनीतिक गठबंधन पूरी तरह बदल चुके हैं। 2010 में एनडीए ने सीमांचल की ज्यादातर सीटें जीती थीं। लोकसभा चुनाव में भी अररिया से आरजेडी के तस्लीमुद्दीन और कटिहार से एनसीपी के तारिक अनवर जीते थे, लेकिन इस साल विधानसभा चुनाव में नीतीश लालू के साथ हैं और बीजेपी को मांझी और पासवान के समर्थन का सहारा है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार झारखंड में छात्रों के लिए खुशखबरी, उन छात्रों के लिए खुशखबरी जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में छात्र संगठन और विपक्ष के विरोध के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली प्रशासनिक सेवा परीक्षा से CSAT यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि जेपीएससी ने 6ठी सिविल सर्विस परीक्षा में CSAT लागू किया था, जिसका भारी विरोध हुआ। विरोध के बाद राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में पुनर्विचार के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी की अनुशंसा पर सरकार ने जेपीएससी से CSAT खत्म करने की घोषणा की। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर CSAT को लेकर छात्रों में क्यों खौफ है। जेपीएससी ने प्रशासनिक सेवा परीक्षा में न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य और मौखिक परीक्षा में भी छात्रों को न्यूनतम निर्धारित अंक लाना अनिवार्य किया था। इस परीक्षा में जनरल मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के 2 पेपर होते। दोनों पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव था। छात्रों का तर्क था कि इस पद्धति के लागू होने के बाद इंग्लिश मीडियम में पढ़े छात्रों को फायदा होता, जबकि झारखंड में ज्यादातर छात्र हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। जेपीएससी प्रशासनिक परीक्षा से CSAT हट जाने के बाद अब परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी। फिलहाल इसी के साथ पूर्वैया DNA में बस इतना ही। नमस्कार।